नमस्कार साथियों, आप जानते हैं कि 25 मई 2025 को आपकी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक सीरीज लेकर के आए हैं जिसका नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण खंडों के करंट अफेयर्स पर आपके साथ चर्चा करेंगे ताकि इनका करंट अफेयर्स का सेक्शन आपका पूरी तरह से रिवाइज हो जाए और वर्ष 2025 की परीक्षा को आप क्वालिफाई कर सके। आप जानते हैं कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पहला एपिसोड आ चुका है। आज ये दूसरा एपिसोड है, तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पहली खबर पर बात करते हैं। पहली खबर हमारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से जुड़ी हुई है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों रही। वर्ष 2024 की रिपोर्ट, जिसको हम विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, आईक्यू एयर के द्वारा जारी की गई। आईक्यू एयर क्या है? आईक्यू एयर एक स्विट्जरलैंड आधारित एयर क्वालिटी वायु गुणवत्ता टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसके द्वारा वर्ष 2024 की रिपोर्ट जारी की गई है। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है और इसमें विश्व का पांचवा सबसे प्रदूषित देश भारत को बताया गया है। अगर इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों पर बात करें तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व स्तर पर जो सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है वो भारत की राजधानी है, यानी दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी के रूप में चिन्हित की गई है। दिल्ली में जो पर्टिकुलेट मैटर का की सांद्रता है, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, जब हम पर्टिकुलेट 2.5 मैटर 2.5 की बात करते हैं तो ये इतने छोटे कण होते हैं जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम का होता है। और जब हम माइक्रोमीटर की बात करते हैं तो माइक्रोमीटर का क्या मतलब होता है? मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। इनका आकार इतना छोटा होता है कि ये हमारी श्वास के जरिए, हमारी सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हमारे लंग्स में प्रवेश कर सकते हैं और तरह तरह की श्वसन संबंधी बीमारियां हमें दे सकते हैं। और इसलिए पर्टिकुलेट मैटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर कहीं भी बढ़ता है, उनकी सांद्रता बढ़ती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां पर प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है जिससे व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। तो दिल्ली में जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है, इसकी सांद्रता कितनी पाई गई? 91.6 माइक्रोमीटर पर क्यूबिक मीटर, यानी माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पाई गई 91.6। तो ये अपने आप में एक बहुत उच्च स्तर के वायु प्रदूषण को प्रदर्शित करता है, जो कि इस रिपोर्ट में बात निकल करके आई है। विश्व के 10 प्रदूषित शहरों में से 6 और विश्व के शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में से 13 कहां पर पाए गए? इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में पाए गए, जो कि एक गंभीर स्थिति को प्रकट करती है। बर्नीहाट, जो कि असम मेघालय सीमा पर मेघालय की एक सिटी है, वहां पर प्रदूषण स्तर कितना था? पीएम 2.5 का कंसंट्रेशन कितना था? 128.2 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, जो कि इस सूची में, जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आईक्यू एयर के द्वारा जारी की गई, इस सूची में इसको सर्वाधिक प्रदूषित शहर के रूप में चिन्हित करता है, बताता है। और सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन थी? दिल्ली थी। अन्य प्रदूषित शहरों में मुल्लापुर, जो कि पंजाब में पड़ता है, गुरुग्राम हरियाणा में, फरीदाबाद हरियाणा, भिवाड़ी हरियाणा और नोएडा उत्तर प्रदेश, ये अन्य प्रदूषित शहरों में प्रमुख रूप से शामिल रहे। भारत में वर्ष 2024 में पीएम 2.5 के स्तर में 7% की कमी भी देखी गई, लेकिन हालांकि यह अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की सुरक्षित सीमा से 10 गुना अधिक है। भारत में पीएम 2.5 के स्तर में तो कमी हुई, लेकिन जो डब्ल्यूएचओ द्वारा रिकमेंडेड एक कॉन्सेंट्रेशन है पीएम 2.5 का 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, उसके मुकाबले ये अभी भी 10 गुना अधिक बनी हुई है, जो भारत में बहुत खराब स्थिति वायु गुणवत्ता के संदर्भ में प्रदर्शित करती है। अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण का मतलब क्या है? वायु प्रदूषण अपने आप में हवा का रासायनिक, भौतिक और जैविक कारकों के द्वारा होने वाला प्रदूषण है। जब हम रासायनिक कारकों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत किस प्रकार के रासायनिक कारक आते हैं? इसके अंतर्गत आप सल्फर डाइऑक्साइड को ले सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को इसके अंतर्गत ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को इसके अंतर्गत ले सकते हैं। जब हम भौतिक कारकों की बात करते हैं तो भौतिक कारकों के अंतर्गत पीएम 2.5 और पीएम 10 को इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। जैविक कारकों की बात करें तो जैविक कारकों में आप बैक्टीरियल
जो प्रदूषण है उसको ले सकते हैं। फफूंद के कारण होने वाले प्रदूषण को भी आप जैविक कारकों में शामिल कर सकते हैं। तो वायु का इनके कारण होने वाला प्रदूषण वस्तुतः यानी रासायनिक, भौतिक और जैविक कारकों के द्वारा जो संदूषण होता है, जो कि वायु की प्राकृतिक संरचना में बदलाव कर देता है, उसके नेचुरल जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव कर देता है, उसी को हम वायु प्रदूषण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम इसके स्रोतों को देखें कि कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वायु में प्रदूषण को बढ़ाती हैं, तो उसमें अलग-अलग प्रकार की कंबशन, दहन प्रक्रियाओं को आप शामिल कर सकते हैं। जैसे कई जगहों पर कोयले का दहन होता है या अन्य चीजों का, लकड़ियों का दहन हम करते हैं। जंगल में लगने वाली आग भी वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। वाहनों के कारण होने वाला प्रदूषण, औद्योगिक गतिविधियों के कारण होने वाला प्रदूषण वस्तुतः प्रमुख प्रदूषण कारक है। पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक श्वसन संबंधी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं, फेफड़ों संबंधी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं और उच्च स्तर पर मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेती है और निम्न और मध्यम आय वाले जो देश हैं वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो इस रिपोर्ट के ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष थे। अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहल है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय, आप कह सकते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की पहल हाल ही में की है भारत ने, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में की हो और चाहे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के रूप में की हो। तो भारत की कहीं ना कहीं सकारात्मक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक पहलों को अभिव्यक्त करता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भारत आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो चुका है। लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च किया गया था इसे वर्ष 2023 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। जब भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष हुए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। इसके 50 वर्ष कब पूरे हुए? 2023 में इसके 50 वर्ष पूरे हुए और तभी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू हुआ। 50 वर्षों के, एक प्रकार से आप कह सकते हैं 50 वर्ष पूरे होने पर। और अब भारत वर्ष 2024 में इसमें आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है। क्योंकि ये एक इंटरनेशनल अलायंस है, तो इसमें शामिल होने के लिए इसका अनुसमर्थन करना भी ज़रूरी था। तो एक पूरा इसका जो फ्रेमवर्क था, उस फ्रेमवर्क ढांचे में शामिल होना और फिर उसका अनुसमर्थन करना ज़रूरी था। इसलिए भले ही भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया हो वर्ष 2023 में, लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत इसमें वर्ष 2024 में शामिल हुआ। उद्देश्य क्या है? जो 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां हैं, उनका रक्षा करना, उनके जो आवास है, उसके संरक्षण को बढ़ावा देना, इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस या अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस 96 बिग कैट रेंज देशों और गैर रेंज देशों का एक बहुदेशीय और बहु एजेंसी गठबंधन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें बहुत से देश शामिल हैं और बहुत सी एजेंसियां शामिल हैं। 96 बिग कैट रेंज देशों का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ऐसे देश जहां पर प्राकृतिक रूप से जो बिग कैट्स हैं वो पाए जाते हैं, उन देश में रेंज देश और गैर रेंज देश, ऐसे देश जहां पर प्राकृतिक रूप से बिग कैट्स नहीं पाए जाते हैं, उनको गैर रेंज देश कहा जाता है। तो इसमें रेंज देश भी शामिल है जहां पर प्राकृतिक रूप से 7 बिग कैट्स पाए जाते हैं और ऐसे देश भी शामिल है जहां पर प्राकृतिक रूप से बिग कैट नहीं पाए जाते हैं। 7 बिग कैट और उनके आवासों को संरक्षण प्रदान करना इस पूरे अलायंस का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये विचार पहली बार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2019 में ही प्रस्तावित किया गया था और आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अप्रैल 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। अब हम देखते हैं कि जो ये जो पहल है, इसमें 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ये पहल शुरू की गई है। ये 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां कौन-कौन सी हैं? बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है और प्यूमा है। इसमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इसमें जो 5 प्रजातियां हैं, ये भारत में पाई जाती है। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और हाल ही में आप जानते हैं चीतों को भी इंट्रोड्यूस भारत में किया जा चुका है। लेकिन प्यूमा और जगुआर भारत में नहीं पाए जाते हैं। 5 देश अभी तक इस
जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसमें शामिल हो चुके हैं। ये कौन-कौन से देश हैं? आप जानते हैं मध्य एशियाई देश आप जानते होंगे, निकारागुआ गणराज्य इसमें शामिल हो चुका है। इस्वातिनी साम्राज्य इसमें शामिल हो चुका है। इसको पहले स्वाज़ीलैंड के नाम से जाना जाता था, दक्षिण अफ्रीकी देश है। इसी प्रकार से भारत गणराज्य इसका हिस्सा है, सोमालिया संघीय गणराज्य भी इसका हिस्सा है और लाइबेरिया इसका हिस्सा है। इन देशों ने अनुच्छेद 8.1 के तहत रूपरेखा समझौते की पुष्टि की और ये जनवरी 2025 में इसके सदस्य औपचारिक रूप से बन गए हैं। इसके बारे में और जानकारी हासिल करें तो बड़ी बिल्लियों का मतलब समझ लेते हैं। बड़ी बिल्लियों का मतलब क्या होता है? ये बड़ी जंगली बिल्ली प्रजातियों को रिफ्लेक्ट करती हैं और विशेष तौर से इसमें कौन से वंश से संबंधित प्रजातियां होती हैं? पैंथेरा वंश से। यानी अगर आप बात करेंगे कि पैंथेरा वंश से संबंधित इसमें प्रजातियां शामिल होती हैं। अगर आप बात करें शेर की, तो वो भी पैंथेरा वंश से संबंधित है। बाघ पैंथेरा वंश से संबंधित है। इसके अलावा अगर आप हिम तेंदुआ, तेंदुए की बात करें तो वो पैंथेरा वंश से संबंधित है। इसके अलावा हिम तेंदुआ की बात करें तो उसको भी पैंथेरा वंश में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से शेर हो, बाघ हो, तेंदुआ हो, हिम तेंदुआ हो, इनको पैंथेरा वंश में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर आप प्यूमा की बात करें तो वो पैंथेरा वंश में शामिल नहीं होता। इसी प्रकार से अगर आप चीते की बात करें तो वो भी पैंथेरा वंश में शामिल नहीं होता। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ अन्य प्रजातियां भी बिग कैट्स में शामिल है। तो चीता हो या प्यूमा हो, ये चीता और प्यूमा इसमें पैंथेरा वंश में शामिल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? चीता का वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुबिटस। और अगर इनके नाम शेर का, बाघ का, तेंदुआ का, हिम तेंदुआ का और जगुआर का आप नाम देखेंगे तो इनके नाम में, वैज्ञानिक नाम में आपको पैंथेरा शब्द मिलेगा। तो ये पैंथेरा वंश के हैं। प्यूमा और चीता पैंथेरा वंश के नहीं है, लेकिन इनको भी बिग कैट में शामिल किया जाता है और इन्हीं 7 प्रजातियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, इनके आवास को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है। घरेलू बिल्लियां कौन से वंश की होती हैं? घरेलू बिल्लियां सहित छोटी और मध्यम आकार की जो बिल्लियां हैं, वो फेलिस वंश के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं। फेलिस वंश। आपके घर में जो छोटी बिल्लियां होती हैं, वो फेलिस वंश से ही संबंधित होती हैं। भारत ने बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के प्रयास भी किए हैं, अलग-अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से, परियोजनाओं के माध्यम से। जैसे भारत का प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट तेंदुआ, प्रोजेक्ट चीता, चीता पुनः प्रस्तुति योजना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, हिम तेंदुआ संरक्षण, ये भारत की बिग कैट को संरक्षित करने के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहले रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ष 2025 से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 2 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ईरान के ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुआ था जिसको हम रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और ये जो कन्वेंशन है ये 1975 में लागू हुआ था। तो ये 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हमारे सामने आया था, लागू 1975 में हुआ था। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस इसलिए मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन के तहत हम विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की पहचान करते हैं और वर्तमान में भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां यानी रामसर साइट्स कितनी है? 89, 89 है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। चर्चा में क्यों है? 2 फरवरी 2025 को, आप 2 फरवरी का महत्व समझ गए। 2 फरवरी 2025 को पार्वती अर्गा रामसर साइट जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में पड़ती है, उसमें विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 समारोह आयोजित किया गया। और ये समारोह किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन हुआ। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 के बारे में जान लेते हैं। दिवस आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दिवस 1971 में ईरान में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। ये जान लिया हमने। वर्ष 2025 की थीम क्या थी? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। भारत में रामसर साइट्स कितनी है? 89 है। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स भारत में कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। कितनी है? 20 है। और दूसरे नंबर पर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 10। नवीन रामसर स्थल भारत के कौन कौन से हैं? झारखंड में उधवा झील, तमिलनाडु में तीरतंगल और सक्कारा कोट्टई और सिक्किम में खेचियो पलरी।
ये नवीन रामसर स्थल है भारत के। अगर हम पार्वती अर्गा रामसर साइट, जहां पर एक महत्वपूर्ण आयोजन रामसर दिवस के दिन किया गया, उसके बारे में जाने तो ये एक प्रकार का, आप पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य का नाम आपने सुना होगा, एक अलवणीय जल क्षेत्र है जिसमें 2 गोखुर झीलें भी हैं। गोखुर झीले का मतलब क्या होता है? गोखुर झील का मतलब होता है कि नदी की जो मुख्य धारा से अलग होकर के एक झील बन जाए, नदी की एक मुख्य धारा से अलग होकर के एक झील बन जाए, और ये इस आकार की लगभग दिखाई देती है, अर्धचंद्र आकार की झील, इसको हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इस पार्वती अर्गा रामसर साइट में 2 गोखुर झील हैं, एक का नाम है पार्वती और दूसरा है अर्गा, और इसी से ये पार्वती अर्गा रामसर साइट बनी है। यहाँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट टेल्ड गिल्ड भारतीय गिद्ध भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आईयूसीएन के रेड लिस्ट में। तो आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त व्हाइट टेल्ड गिद्ध है, भारतीय गिद्ध है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और आईयूसीएन में जो एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल मिस्र के गिद्ध हैं, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र महर्षि पतंजलि और गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली है, और इसलिए धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलता है और बढ़ावा दिया जा सकता है। अगली खबर हमारी राष्ट्रीय हरित वित्त पोषण संस्थान से जुड़ी हुई है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा है। हाल ही में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वो विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न सोर्सेस से हरित वित्त को एकत्रित करने, हरित वित्त का मतलब क्या हुआ? ग्रीन वित्त, ग्रीन फाइनेंस का मतलब हुआ कि हम ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे जो कि पर्यावरण के अनुकूल है। और पर्यावरण के अनुकूल का मतलब क्या हुआ? जो कार्बन के उत्सर्जन को बढ़ावा, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ावा नहीं देती, चाहे वो सौर परियोजनाएं हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित परियोजनाएं हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर स्टेशन को स्थापित करने से संबंधित परियोजनाएं हो, पवन ऊर्जा परियोजनाएं हो, भूतापीय ऊर्जा परियोजना हो, इस तरह की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उसके लिए फंडिंग की सोर्सेस को खोजना, हम क्या कहते हैं? हरित वित्त के नाम से उसे संबोधित करते हैं। तो सरकार विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न सोर्सेस से हरित वित्त को एकत्रित करने, इकट्ठा करने और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, साथ ही अलग-अलग, क्योंकि ये जो ग्रीन परियोजनाएं हैं इनकी लागत बहुत अधिक होती है, तो इनकी लागत को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय हरित वित्त पोषण संस्थान की स्थापना के लिए काम कर रही है। तो सरकार को क्या करना है? अलग-अलग जो ग्रीन परियोजनाएं चलाई जाती हैं उनका लागत बहुत अधिक होती है, तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना बहुत जरूरी है। और वित्तीय सहायता कम लागत पर प्रदान की जा सके, इसके लिए जरूरी है कि हम फंडिंग के ऐसे सोर्सेस को खोजें ताकि जो हरित परियोजनाएं हैं उनकी लागत को कम किया जा सके। साथ ही भारत का जो पंचामृत लक्ष्य है, पंचामृत का मतलब क्या हुआ? भारत ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए अपने 5 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वर्ष 2070 तक भारत को शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करना है। यानी एक ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है जहां पर भारत जितना कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, उतना ही भारत के वनों की और भारत की टेक्नोलॉजी की इतनी ताकत हो, टेक्नोलॉजी की इतनी ताकत हो कि वो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने में सक्षम हो जाए, जिससे हम किसी भी रूप में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रकार से कंसंट्रेशन वायुमंडल में न होने दें। तो एक प्रकार से, इस प्रकार से हम उत्सर्जन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कि वो हमारे द्वारा किए गए वन रोपण या विकसित की गई टेक्नोलॉजी से स्वतः अवशोषित होगा और किसी भी प्रकार से कार्बन का अतिरिक्त अवशोषण वायुमंडल में नहीं होगा, और इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में एक महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की जा सकती है। तो भारत शुद्ध शून्य के लक्ष्य को वर्ष 2070 तक हासिल करना चाहता है, और इन सभी को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय हरित पोषण संस्थान की स्थापना करने पर विचार कर रहा है। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय हरित वित्त पोषण संस्थान के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल बैंक फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नाबार्ड, आप जानते हैं नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इरेडा जो कि भारत का इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, और ग्रीन इनविट, इनविट का मतलब क्या है?
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और वैश्विक ग्रीन बैंक जैसे मॉडलों का मूल्यांकन कर रहा है। ये इस प्रकार के मॉडल हैं जिसके माध्यम से इनके आधार पर एक ऐसा मॉडल तैयार किया जा सकता है जिससे ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ावा दिया जा सके, कम लागत पर ग्रीन परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। तो इन सभी व्यवस्थाओं का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। किसके लिए? ताकि एक राष्ट्रीय हरित वित्त पोषण संस्थान इस तरह के मॉडल पर खड़ा किया जा सके और ग्रीन परियोजनाओं की जो लागत है वो कम किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हरित वित्त की आवश्यकता क्यों है। हरित वित्त की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कई संस्थाएं इस बात के आंकड़े दे चुकी हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक कुल आर्थिक मूल्य में अनुमानित रूप से 10% की हानि हो सकती है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें 18% की कमी आ सकती है। यानी इतने बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है जलवायु परिवर्तन के कारण और इसलिए इस समस्या से लड़ना बेहद आवश्यक है। इसी से जूझने के लिए भारत ने अपनी पंचामृत रणनीति भी तय की है जिसमें भारत ने अपने 5 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 5 सूत्रीय योजना है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। एक महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत सूत्र है वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना, जिसके लिए 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश की आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन वित्त की भारत को आवश्यकता है। भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या सालाना 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र निवेश की आवश्यकता होगी। सालाना रूप में कितने की आवश्यकता होगी? 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र निवेश की भारत को आवश्यकता होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फंडिंग की डिमांड करता है और वर्ष 2070 तक टोटल कुल मिलाकर के भारत को कितने पैसे की आवश्यकता होगी? 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। जो अपने ये अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा कहा गया है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा अलग-अलग चीजों को अभिव्यक्त किया गया है। तो इसमें थोड़ा-सा आपको हो सकता है कि अंतर्विरोधात्मक स्थिति दिखाई दे, लेकिन उससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर ये मानिए कि एक ये आंकड़ा हमारे सामने आता है कि भारत अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, तो उसको सालाना 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र निवेश की आवश्यकता होगी। 2070 तक टोटल 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़े ग्रीन फंडिंग की, ग्रीन फाइनेंसिंग की आवश्यकता को अभिव्यक्त करता है। और इसलिए भारत एक नई संस्था का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। भारत में वर्तमान हरित ऊर्जा वित्त पोषण पहले किस प्रकार से चल रही हैं? जैसे राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष कोयले पर स्वच्छ पर्यावरण उपकर सेस के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमों और अनुसंधान को वित्त पोषित कर रहा है। तो क्लीन एनर्जी से संबंधित अलग-अलग उपक्रमों और अनुसंधान को एक कोयले पर स्वच्छ पर्यावरण उपकर सेस लगा करके फंडिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अप्रैल 2015 में आरबीआई ने नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत किया, जिसके तहत बैंकों को शुद्ध ऋण का 40% तक आवंटित करना आवश्यक होगा। इसका मतलब क्या है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको प्राथमिक क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत आरबीआई के द्वारा वर्ष 2015 में कर दिया गया। इसका मतलब प्राथमिक क्षेत्र ऋण में है जहां पर वाणिज्यिक बैंकों को अपनी टोटल जो वे पैसे प्रदान करते हैं उसका 40% हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र को दिया जाता है। तो प्राथमिक जो ऋण क्षेत्र है उसमें अगर रिन्यूएबल एनर्जी को, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को शामिल कर दिया गया है तो 40% की जो वाणिज्यिक बैंक फंडिंग प्रदान करते हैं उसमें ये शामिल हो गया है। तो इस प्रकार से इसकी हिस्सेदारी बढ़ाए जाने का प्रयास, इसके फाइनेंसिंग को बढ़ाने जाने का प्रयास आरबीआई के द्वारा भी किया गया। भारत में इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जो डेवलपमेंट एजेंसी है वो एसबीआई और अन्य बैंक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रियायती ऋण प्रदान करते हैं। ग्रीन बॉन्ड पर्यावरण के लिए लाभकारी परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के लिए बाजार आधारित वित्तीय साधन है। उदाहरण के लिए इरेडा द्वारा ग्रीन मसाला बॉन्ड, इसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में रुपये में एक बॉन्ड जारी किया जाता है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में और विदेशी नागरिकों के माध्यम से रुपये में ही फंडिंग को जुटाने का प्रयास किया जाता है ताकि भारत को अगर भुगतान करना भी हो इसका तो वो रुपये में ही करना पड़े और जो फ्लक्चुएशन विदेशी मुद्रा में आते हैं उसके प्रभाव से भारत बच सके। तो इस प्रकार से भी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ाने का प्रयास किया गया है, विदेशी फंडिंग को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। एक और सोर्स है क्राउड फंडिंग का,
जो कि एक विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड वित्त पोषण मॉडल है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के लिए छोटे निजी निवेशों का उपयोग किया जा सकता है। लोगों से पैसा जुटाना, सामान्य लोगों से पैसा जुटाना क्राउड फंडिंग के अंतर्गत आता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। किसके द्वारा जारी किया जाता है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि वर्ष 2025 का जलवायु जोखिम सूचकांक यानी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है किसने? एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक है जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया है। सीआरआई यानी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स चरम मौसम की घटनाओं यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर, उसकी सेंसिटिविटी के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करता है और जलवायु जनित आपदाओं से होने वाली मानवीय और आर्थिक क्षति का आकलन करता है। जो जलवायु आपदाएं हैं उससे किस प्रकार की मानवीय क्षति हो रही है, किस प्रकार की औद्योगिक क्षति हो रही है, उसका आकलन करता है। कब से ये इंडेक्स जारी हो रहा है? वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष जारी हो रहा है। 6 प्रमुख संकेतकों का इसके अंतर्गत इस्तेमाल होता है और देशों पर चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव का आकलन किया जाता है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के निष्कर्षों को देख लेते हैं। वर्ष 1993 से वर्ष 2022 की अवधि में 7,65,000 से अधिक लोगों की जलवायु जनित समस्याओं के कारण, जलवायु जनित आपदाओं के कारण मृत्यु हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान भी हुआ। बाढ़, सूखा और झंझावात लाइटनिंग वैश्विक विस्थापन का प्रमुख कारण थे। वैश्विक विस्थापन मतलब जो माइग्रेशन हुआ है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अलग अलग प्रकार की जलवायु जनित आपदाओं के कारण ऐसा हुआ। 1993 से वर्ष 2022 की अवधि में डोमिनिका, चीन और होंडुरास कहां पर पड़ता है? मध्य अमेरिकी देश है, नक्शे में देख लीजिएगा। डोमिनिका भी आप वहीं पर देख सकते हैं, उसकी स्थिति भी वहीं पर है, मध्य एशिया में कैरिबियन सी के पास है। और चरम मौसम की घटनाओं से प्रभावित शीर्ष 3 देश थे वर्ष 1993 से वर्ष 2022 की अवधि में डोमिनिका, चीन और होंडुरास। इसके अलावा म्यांमार, इटली और भारत अन्य अत्यधिक प्रभावित देशों में शामिल रहे। पाकिस्तान, बेलीज कहां पर है? मध्य अमेरिकी देश है ये भी। इटली 2022 में पाकिस्तान, बेलीज और इटली 2022 में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल रहे। सबसे अधिक प्रभावित 10 देशों में 7 निम्न एवं मध्यम आय वाले देश यानी लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज थी। अगली खबर है ब्राजीलियन वेलवेट चींटी। इसके बारे में जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में ये इसलिए है कि हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ पेलिस्टीन जर्नल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी में, और इस अध्ययन से ये पता चला कि जो ब्राजील की वेलवेट चींटी है, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्राउमेटोमुटिला बुफिरका, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके शरीर के अंग अल्ट्रा ब्लैक है यानी बेहद ज्यादा काले हैं। इतने ज्यादा काले हैं कि जो दृश्य प्रकाश की तरंगे हैं ये उसको अवशोषित कर लेते हैं, और जब दृश्य प्रकाश की तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये अदृश्य हो जाती है। इतना ज्यादा इसका कलर ब्लैक है। ये भाग, इसके शरीर के जो भाग हैं, जो शरीर पर बने हुए छोटे छोटे नैनो प्रकार के बहुत ही छोटे आकार के खांचे हैं, वो इस प्रकार से है कि दृश्य प्रकाश का 99.5% से अधिक हिस्सा अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ये बिल्कुल अदृश्य हो जाती है। ये खोज प्रौद्योगिकी में संभावित अनुप्रयोगों यानी इसका एप्लीकेशन अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है के साथ साथ एक अद्वितीय जैविक नैनो संरचनाओं पर प्रकाश डालती है, क्योंकि ये इसके शरीर पर छोटे छोटे नैनो आकार के खांचे बने हुए हैं जो दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये अनोखे, अद्वितीय, यूनिक जैविक नैनो संरचनाओं को अभिव्यक्त करती है जो दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर रही है। तो उस पर एक महत्वपूर्ण प्रकाश इस अध्ययन से पड़ा है। ब्राजीलियन वेलवेट चींटी के बारे में बात करें तो ये किस फैमिली से संबंधित है? ये म्यूटिलिडे फैमिली से संबंधित है। म्यूटिलिडे फैमिली से संबंधित है और ततैया की एक प्रजाति है। सामान्यतः इसको हम चींटी के नाम से संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि ये ततैया की मादा प्रजाति है जो कि उड़ती नहीं है बल्कि जमीन पर चलती है और चींटी की तरह दिखाई देती है ततैया की प्रजाति, और हाइमेनोप्टेरा गण से संबंधित है। यानी एक इसका जो ऑर्डर है वो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर है, और इसमें इस गण में कौन कौन से अन्य कीट शामिल हैं? जैसे मधुमक्खियां इसी गण में शामिल है।
और अन्य ततैया की जो प्रजाति है वो भी इसी गण की प्रजातियों में शामिल है, इसी ऑर्डर के अंतर्गत आती है। कुछ प्रजातियां जैसे कि ट्रोमाटोमोटिला बुफिरका, ब्राजीलियन मखमली चींटी जिसको कहा जाता है, ये विशिष्ट काले और सफेद निशान प्रदर्शित करती है और उन्हें उष्णकटिबंधीय सवाना और शुष्क झाड़ी रेगिस्तानों में देखना काफी आकर्षक भी होता है। तो इसकी ही एक कुछ और अन्य प्रजातियां हैं जिनको देखना काफी आकर्षक लग सकता है और ये परागण का कार्य करती हैं। जो वेलवेट चींटी है, परागण यानी बीजों को फैलाने का भी काम करती है और इस प्रकार से पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में इनकी विशिष्ट भूमिका है। चींटियों के बारे में सामान्य रूप से जानकारी हासिल करें तो चींटियां होती हैं वो आकार में छोटी होने के बावजूद पृथ्वी के लगभग हर क्षेत्र में देखी जा सकती हैं और कुल बायोमास पक्षियों और स्तनधारियों के संयुक्त बायोमास से भी अधिक होने की इनकी संभावना है। बायोमास का मतलब क्या हुआ? हमने देखा था कि अगर हम जो जैविक चीजों के टोटल द्रव्यमान को देखें तो उसके आधार पर बायोमास निकाला जाता है। जैसे अगर हम फॉरेस्ट बायोमास की बात करें तो जंगली क्षेत्रों में स्थित जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी शाख झाड़ियां हैं, उनके टोटल द्रव्यमान को हम फॉरेस्ट बायोमास के रूप में परिभाषित करते हैं। इसी प्रकार से अगर पक्षी प्रजातियों के बायोमास को देखें, स्तनधारियों के बायोमास को देखें तो उनके संयुक्त बायोमास से भी अधिक बायोमास इन चींटियों का होने की संभावना है। जो टोटल हमारे प्रजातियां पाई जाती हैं चींटियों की। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अभ्यास प्रश्न है, जलवायु जोखिम सूचकांक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी है जर्मन मोच और ऑप्शन डी है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।